एसएससी जीडी का जब भी बच्चे प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं तो उनकी एक शिकायत रहती है कि सर जब भी हम पेपर करते हैं ना, क्वेश्चन तो हो जाते हैं मगर टाइम खत्म हो जाता है, आता है मगर छूट जाता है, आता है मगर छूट जाता है, करने जाते हैं मगर हो नहीं पाता उस टाइम में, तो क्या करें, है ना। तो एक अप्रोच होती है जो बच्चों को इसमें अप्लाई करनी चाहिए। वो क्या अप्रोच होगी? आज से हम अपना सीरीज शुरू कर रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश की एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेके, जिसमें हम आपको डेली एक पेपर सॉल्व करवाएंगे, बेस्ट अप्रोच बताएंगे क्वेश्चंस को करने की। और इस तरह से अगर आप अपने क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला, या किस तरह के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, क्या कैलकुलेशन करें, क्या ना करें। और ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अब मॉक करना शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर मॉक कर रहे हैं तो ये सेशन पूरा देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए हमारा चैनल, ताकि आप सबसे पहले ये पेपर जो सॉल्यूशंस हैं वो आप देख पाएँ, और क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो आपके दिमाग में ये जितने भी 30, 40, 50 दिन आपके पास बचे हैं, इसमें आप ये हमारे साथ रह के हमारी जो सोच है वो आप तक हम डिलीवर कर देंगे, और उसके बाद आप ये वाला काम कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 17 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, 17 से ही शुरू करेंगे। समझिए कि क्या कह रहा है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये इस तरह से दिया हुआ, यदि एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसका घुमावदार पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आपने समझनी है कि पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जो त्रिज्या है वो 7 है, 7 का मल्टीपल है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा ना वो भी 7 का मल्टीपल होगा। मगर आपसे अगर मैं बात कहूं तो आप कहेंगे 7 का मल्टीपल, पहले ऑप्शन को देखो 11 का मल्टीपल होना चाहिए सबसे पहले, आपने कहा ये है, दूसरे वाले को देखा नहीं है, तीसरे वाले को देखा नहीं है, चौथे वाले को देखा नहीं है। आपने बोला कैसे आपने सर ये कह दिया, कैसे आप बिना सॉल्व किए हुए कह पा रहे हो कि निकालना क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, और किसका बताना है ये आपको, तो आप कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो कि कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मल्टीपल होगा मतलब 11 का मल्टीपल होगा, 11 की आर में और एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीपल केवल और केवल एक ऑप्शन आ रहा है, इसलिए हमने ये टिक कर दिया। मगर कई बच्चों का अब सवाल ये उठेगा कि सर आपने तो कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, वहां से आपने हाइट वाइट तो कुछ निकाली नहीं। मैंने इसलिए नहीं निकाली मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसलिए नहीं निकाली हाइट क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूरत नहीं थी हाइट निकालने की। गॉट इट। तो 11 का मल्टीपल केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। 7 का मल्टीपल देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 कट जाएगा, 22/7 करोगे इससे ये कट जाएगा, तो h का मल्टीपल होगा जो कि 792 हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिटेल्ड अगर किसी बच्चे को ये चाहिए कि डिटेल्ड में भी कर दिया जाए तो फिर आप अगर डिटेल में जाओगे तो टाइम लगेगा, है ना। फिर क्या करेंगे आप कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर प्लस एच की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1100। आ रही है बात समझ में? आपने बोला हाँ, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू पुट करोगे, एच निकलेगा, एच की वैल्यू और आर की वैल्यू फिर आप इसमें पुट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। गॉट इट। ऐसा करोगे तब जाकर के आपका आंसर आना है, तो आपको ऐसा सब कुछ करने की जरूरतें नहीं है। गॉट इट। सीधे आप आंसर कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे। फिर से आपने वही पढ़ना है, आपको दिख रहा है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 3D मेंसुरेशन का है, शंकु दिख गया। क्या पूछा जा रहा है ये पढ़िए सीधे। तो आप पढ़ेंगे कि शंकु का जो आयतन है वो ज्ञात करना है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है शंकु का। तो आपने बोला पाई का मतलब होता है 22/7, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला तो ये हो गया तरीका। दूसरा आर का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो एक 7 कटेगा, फिर भी 7 का मल्टीपल आना चाहिए। आपने बोला ठीक है, तो जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा ना वो 11 का और 7 का मल्टीपल होगा। सबसे आसान है 11 का मल्टीपल चेक करना। मैंने पहले वाले ऑप्शन को देखा,
8 और 6 जोड़ता हूं तो 14 आता है, ये नहीं हो रहा है। यहाँ देखोगे 11 हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है ये हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, हो रहा है। 11 का मल्टीपल जैसे भी चेक करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी, विभाजकता का जो नियम है उससे अगर आप चेक करोगे तो फिर आपने देखा 8 हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो 2 ऑप्शन बाहर हो गए, 2 ऑप्शन अभी भी अंदर हैं। अब आप किसका मल्टीपल देखेंगे? 7 का मल्टीपल देखेंगे। अब आपने क्या देखा? तीसरे ऑप्शन को देख रहा हूं, 7 6 3 4। मैं क्या करूंगा? ये 7 को इसमें से माइनस करूंगा, मेरे को मालूम है कि 63 7 का मल्टीपल है। अब 4 में से 7 माइनस करूंगा तो 7 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। केवल और केवल दूसरा ऑप्शन आंसर हो गया। गॉट इट। और ये पिछली बार के मतलब इसी साल 2023 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन है, उन्हें करने की कोशिशें कर रहे हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आपको टाइम ना लगे। जितना कम आप लिखेंगे, जितना ऊपर ऊपर से आप सोचेंगे, उतना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए जी। फिर आपसे कहा जा रहा है कि एक इंजन के पहिए की परिधि दी हुई है। ओके, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है यह ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब आपने कहा तो ये जो होता है 2 पाई आर इंटू चक्कर, कितने चक्कर लगा रहा है इससे हो जाएगा, है ना, यही होना है। तो 2 पाई आर का क्या मतलब हो गया? आपने बोला 2 पाई आर तो आपको दे रखा है, ये है। मैंने कहा ठीक है। चक्कर, कितने चक्कर लगा रहा है? आपने बोला 1 सेकंड में लगा रहा है, 2 सेकंड में लगा रहा है 4, 2 सेकंड में लगा रहा है कितने चक्कर? तो आपने बोला 4। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? आप बोलेंगे 2। समझो यहां पे क्या करना है। आपने बोला 2 चक्कर आ गए, 1 सेकंड के चक्कर हैं, मगर आपको 1-2 घंटे में बताना है, ठीक है। तो कितने 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो आप बोलेंगे 60 गुणा गए 60, 1 घंटे में हो गए, तो 2 घंटे में इंटू 2 और करोगे, मतलब ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल जब गुणा होगी तो 9 का मल्टीपल आएगा। आपने बोला हाँ, केवल और केवल एक ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसी भी क्वेश्चन में मैं सॉल्व नहीं करूंगा, किसी भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। और सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं, ये अप्रोच आपको समझ में आ रही है। हमने क्या किया, अगर आपको निकालना भी होता तो आप कहते 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहे हैं, वो इतनी दूरी चल रहे हैं। फिर आप निकालते 1 घंटे में 2 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे, जो परिधि है इंटू चक्कर से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा। मगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ गुणा कर रहे हैं। अब गुणा करने में भैया आपको लग जा रहा है टाइम। अननेसेसरी गुणा नहीं करनी है, जहां जरूरत नहीं है वहां सॉल्व नहीं करना है। फॉर्मूले, अब आप बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहला जो टास्क होना चाहिए आपका, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करो सबसे पहले, आगे बात समझ में। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप इस अप्रोच से क्वेश्चन कर पाओगे। कोई बच्चा जिसने सिलेबस नहीं किया हुआ, जिसे पता ही नहीं है कि दूरी बराबर क्या होगा, तो वो नहीं कर पाएगा। वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, उसे तो यही नहीं पता ना कि क्या फॉर्मूला लगना है, मल्टीपल कैसे आएगा, ये तो बाद की बात है, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर आप ये अप्रोच लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ HCF एंड LCM। HCF और LCM का सम कह रहा है। HCF कह रहा है 12 और 16 का HCF। अगर आप देखें तो हमने HCF का एक तरीका सीखा है कि सीधे सीधे भैया नंबर का डिफरेंस कर दो। कितना आ गया? 4 आ गया। 4 से अगर ये नंबर और ये नंबर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो गया HCF, कहानी खत्म हो गई। आपने बोला ठीक है। LCM की बात करें तो LCM आप कहते हो जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों में, उसकी टेबल पढ़ो। 16 कम 16, 12 की टेबल में 16 नहीं आता, 16 दूनी 32, 12 की टेबल में 32 नहीं आता, 16 3 48, 12 की टेबल में भी 48 आता है, 48 आ गया जी। HCF और LCM का योग करेंगे, HCF और LCM का योग करोगे तो आ गया 52 आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन देखो जी, बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि सर्दियों के दिनों में दिन का औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री, और रात का जो तापमान है इतने तक गिर जाता है। मतलब सुबह दिन में जो दोपहरी में जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री है, और शाम को मतलब रात में जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो आपने बोला इसमें से इसे घटा लूंगा तो 26 डिग्री की कमी हुई।
किस में भी, 34 में भी। आपने बोला अरे सर ये कैलकुलेशन कौन करेगा, मैं कहूँगा मैं कर दूंगा जी, 13/17 हो सकता था ये, मगर आपने यहाँ ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन जब आपने देखे तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? मैं 26 को लिख लूंगा 25, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के लिए, और 34 को लिख दूंगा 35। अब देखो जी, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। यह आ गया 5/7, 1/7 होता है 14.28, 14 पंजे 70, समझ रहे हो? मतलब थोड़ा सा ऊपर 76-72 आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है और कोई भी नहीं है। आगे बात समझ में? आपने बोला वाह। अप्रोक्सीमेशन कब कर सकते हैं? जब आपको दिख रहा है कि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा, आपको यही बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर गड़बड़ होना है। आ रही है बात समझ में? या फिर दूसरा 13/17 है, गुणा के 100 करोगे, 100 को 17 से डिवाइड कर दोगे, 76.47 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमने क्या किया, ये ना करके 17 का पहाड़ा हमें याद है, 17 सते 126 होता है, तो यहां से भी आ जा रहा है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत में 5% की गिरावट हो रही है। यदि कोई परिवार चीनी पर अपना खर्च पहले की तरह ही रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत बढ़ानी होगी। कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ये कहा जा रहा है। वो बेसिकली 5% की गिरावट हो रही है ना, तो 5 लिखो। गिरावट हो रही है तो 100 में से गिरा करके लिख दो, 95 लिख दो, गुणा के 100 कर दो। बस ये करना है आपने। 5 से ये कट गया, 1/19 आ गया। 19 से 100 को डिवाइड करोगे, 5 होल 5/19 आंसर हो गया। आई बात समझ में? शॉर्टकट भी आपको समझा दिया है कि इसमें क्या शॉर्टकट लगना चाहिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक जो आपको सही से समझ में नहीं आता है, जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाले टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए, हम वो टॉपिक भी आपका लेंगे। ठीक है, ये वाला सबको समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 5% की गिरावट ना लिख के बढ़त होती है, बढ़ जाता है, वृद्धि होती है, ऐसे आ जाता क्वेश्चन, तो आप क्या करते? 5 लिखते, वृद्धि करके लिखते, 105 लिखते, गुणा के 100 लिखते थे। बस इतना सा काम करना था, क्योंकि आपको क्या खपत को वो करना था, अपना खर्च पहले की तरह रखना है। तो ये आ जाता 1/21, 21 से भाग करते, 21 चौके 84 आ जाता, और 100 में से 84 घटाते 16/21 आ जाता। आगे बात समझ में क्लियर है? इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेते, मगर क्योंकि इसमें क्या कर रहा था, गिरावट कर रहा था, तो ये बेस्ट अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। और एक और चीज आपको समझ में आएगी कि इस तरह से जब हम डेली एक मॉक करेंगे, आपके लिए एक मॉक तो आप कर ही रहे हो, और जब हम आपके लिए एक मॉक करेंगे तो इससे आपको अप्रोच पता लगेगी कि हाँ, नॉर्मल तरीके तो आते ही हैं आपको जिस तरीके से आप कर रहे हो, मगर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप इन क्वेश्चन को पहले खुद करके देखो, पॉज करो वीडियो को, खुद करो, और फिर हमारी अप्रोच देखो। ये कह रहा है यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है तो छूट प्राप्त की इसे 4,000 रुपए में बेच दिया गया, तो कितने की छूट ज्ञात कीजिए। छूट ज्ञात कीजिए यदि इसे 4,000 में बेच दिया गया, 1,000 रुपए की छूट दी गई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, रुपए में ही पूछ रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। फिर पूछ रहा है थर्ड प्रपोर्शन बताओ, तृतीय अनुपाती बताओ, तीसरा अनुपात बताओ। तो भैया अगर ये ए है और ये बी है, तो थर्ड प्रपोर्शन जो होता है वो बराबर होता है b² a। तो आप b² करोगे, 12 गुणा गए 12/24। वैसे तो 24 से सीधे 144 6 बार कट जाता है, 6 आंसर हो जाना था। सपोज वो थर्ड प्रपोर्शन ना पूछ के मीन प्रपोर्शन पूछता, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था √AB। तो AB का मतलब हो गया 24 गुणा गए 12। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि अगर उसने थर्ड दिया है तो मीन प्रोपोर्शन का भी फॉर्मूला बताऊं आपको, और अगर थर्ड दिया है, मीन दिया है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। एक स्लिंग बैग है जिसमें 10% की छूट दी गई। मयूरी ने एक स्लिंग बैग खरीदा और नगद भुगतान करने पर उसे 5% अतिरिक्त छूट दी, मतलब 2 छूट मिल रही है उसे, 10% और 5%। उसने 2565 रुपए में वो खरीद लिया। मतलब स्लिंग बैग मान लो कि 10 रुपए का रहा होगा, पहले उसे 10% की छूट मिली, मतलब 100 की चीज कितने में मिली होगी, आप बोलेंगे 90 में। फिर दूसरी छूट कितने की मिली, 100 की चीज को कितने में मिलना चाहिए, छूट में मिल रही है तो 95 में।
ऐसा करके ये सब डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट लेने के बाद जो स्लिंग बैग है बराबर हो जाएगा किसके, 2565 के बराबर हो जाएगा। इतना काम कौन बच्चा नहीं कर सकता? तो आप बोलेंगे हर बच्चा कर लेगा सर। ये 0 से 0 कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब जो स्लिंग बैग है ना, ये 2565 से तो महंगा ही रहा होगा, मतलब ये 2000 तो ऐसे ही बाहर हो गया। ऐसे कर सकते हो, है ना। 19 से काटोगे 19 पंजे 95 आ गया, 19 से काटोगे 19 ही कम 19 आ गया, 6 आ गया 66 हो गया, 19 तिया 57, 19 पंजे 75। अब ये 45 आ गया, 45 से इसे काटोगे 3 बार कट जाएगा तो 3000 आ गया स्लिंग बैग का प्राइस। ठीक है, तो इतनी हल्की सी कैलकुलेशन आप कर सकते थे, 3000 आंसर आ जाना चाहिए। गॉट इट? क्लियर? सबको समझ में आया? तो ये बेस्ट अप्रोच हो सकती थी इस क्वेश्चन की। हल्की सी कैलकुलेशन थी, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, 2 3 4 5 मिनट नहीं लगने थे इस क्वेश्चन में। ऐसा आप इसे कर सकते थे। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है। सुरेश ने अपना मोबाइल फोन 10% लाभ पर इतने रुपए में बेचा, मतलब 100 रुपए का फोन रहा होगा, बेच रहा है तो 110 में बेचेगा, क्योंकि उसे कितने का लाभ लेना है? तो आपने बोला 10% का लाभ लेना है। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? तो आपने बोला 29700। ठीक है। रेशियो की बात करें तो 10 की चीज को 11 में बेच रहा होगा, 11 का मान ये दे रखा है, 11 से इसे काटोगे तो ये आ गया भैया 2700। एक का मान आ गया 2700, 10 का मान आ जाएगा 27000। केवल और केवल एक ऑप्शन है, इतना सा टाइम लगना था। क्वेश्चन अगर आप पढ़ते ही तो आपने सीधे कहना था 10% कह रहा है तो 10 की चीज को 11 में बेचेंगे। 11 का मान दे रखा है 29700, 10 की वैल्यू पूछा जा रहा है, लागत मूल्य पूछा जा रहा है, 10 की वैल्यू पूछ रहे हैं, वो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। ठीक है, तो टाइम नहीं लगना था। इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। बार बार मैं एक बात कहता हूं कि मैथ्स में जो भी आप टाइम बचाओगे वो आप अपना इंग्लिश में, रीजनिंग में कोई फंसे हुए क्वेश्चन हैं उनमें दे पाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, रानी है, घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाती है। रानी है, घर से गई स्कूल लिख लेते हैं, होम से स्कूल गई और स्कूल से होम आई, तो जितनी दूरी गई उतनी दूरी वापस आई। ठीक है जी। किस स्पीड से गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई। वापस किस स्पीड से आई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई। एक चीज और, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये टॉपिक पहली बार देख रहे होंगे। भैया जो कॉन्सेप्ट जहां पे बता रहा हूं ना, उसे वहीं पे रट्टा मार लो, उसे वहीं पे समझ लो। अब जैसे यहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं? औसत दूरी की, औसत गति की। तो औसत चाल जो होती है ना, वो अगर दूरी कांस्टेंट है, जितना गई उतना ही आई, है ना, कांस्टेंट है ना, जितना गई उतना ही आई, बराबर है ना दोनों जगह, तो आप इसके लिए सीधे फॉर्मूला लगाएं 2ab अपॉन a प्लस बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, औसत। अब आप बोलेंगे ये जो 8 किलोमीटर था इससे क्या लेना देना है? मैं बोलूंगा नहीं लेना देना है। कब लेना देना नहीं है? जब वो समान दूरी चल रहे हैं। 8 किलोमीटर गई, 8 किलोमीटर वापस आई, कोई लेना देना नहीं है। सीधे फॉर्मूला लगाओ, एवरेज स्पीड बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 2 गुणा गए 20 गुणा गए 30 अपॉन 50 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 5 चौकू 20 आ गया, 4 तियां 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? सबको समझ में आया क्या हुआ क्वेश्चन में? तो ये बेस्ट अप्रोच हो सकती है। कोशिशें मैंने की हैं कि पहले क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को रखा जाए जो क्वेश्चन एकदम चुटकी बजाते ही हो जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो चुटकी बजाते नहीं हो रहा है वो पहली बार में आपने छोड़ना है। मान लो कि आप 25 मिनट लेते हो मैथ्स करने में, तो 25 मिनट तो 25 मिनट आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को घुमाना है पहले, है ना। मान लो कि आपने 10 मिनट में एक बार पेपर घुमा दिया, ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन छूट गए, तो फिर बाद में दोबारा से उन क्वेश्चंस पे आओगे उन 25 मिनट के अंदर ही, और मैथ्स के वो बचे हुए क्वेश्चन जो आपने पहली बार में छोड़े हैं वो कर लेने हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए भैया, समीर ने रुपए 372 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। ठीक है, खरीदने देते हैं। उसने उनमें से प्रत्येक को 32 रुपए की दर पर बेच दिया। प्रत्येक को, एक उसने 32 का बेचा, ये कह रहा है। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब एक चीज समझो मेरे प्यारे बच्चों, भैया खरीदा कितने में था? 372 प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब 12 चीजें 372 में खरीदी। एक कितने में खरीद रहा है? 12 3 36, 12 का 31 रुपए में एक खरीद रहा है। बेच कितने में रहा है? आपने बोला 32 रुपए में बेच रहा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस
20 दर्जन को भी यूज करना चाहोगे मत करो। आपको अगर एक समोसे की भूख है और आपका जो पेट है वो एक समोसे खा के तृप्त हो गया है, दूसरा समोसा मत खाओ। वो तुम्हें लालच देते हैं, ज्यादा डेटा देते हैं क्वेश्चन में, और तुम उसे कंज्यूम करने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि इस 20 दर्जन का क्या कर लूं, जरूरत नहीं है भैया। 31 की चीज को 32 में बेचने, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है? 31 रुपए लगा के। अब एक चीज बताओ, अगर ये 1/31 ना होता और 1/30 होता तो आपका आंसर क्या होता? तो आप बोलते सर 3.33%। 31 है तो उसी के अगल बगल आएगा, थोड़ा सा कम होगा उससे। 3.2% आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाओ। और कोई हो ही नहीं सकता। 2.1 2.2 नहीं हो सकता, 3.6 नहीं हो सकता, 4.2 नहीं हो सकता। तो ये अप्रोच आपने लगानी है, ये सोच आपने डेवलप करनी है। और कैसे डेवलप होगी? देख देख के होगी। खुद नहीं आती तो किसी ऐसे को देखो जिसे आती है, किसी ऐसे आदमी से देखो जिसको आती है। जैसे हमारा ये सेशन सब्सक्राइब करें, है ना, और डेली हमारे साथ एक पेपर करें। और अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो 1.5 1.25 स्पीड पे देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखा, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी। मान लो कि शुरुआत में शहर की संख्या s थी, 10% बढ़ी का मतलब है 100 थी और 100 10 बढ़ गई तो 110 हो गई। फिर 10% घटी, आपने बोला घटा लेते हैं, 100 थी 90 हो गई। आगे बात समझ में? यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो गई? 99000 हो गई। आपने बोला अरे सर ये 99 से ये 99 कट जाएगा। आपने देखा सब 111 हो गया। तो केवल और केवल शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, एस की वैल्यू, ये सब इधर जाएंगे तो ये आ जाएगी जो भी है, 10 लाख 1 लाख। आई बात समझ में? तो ये अप्रोच आपने लगानी है। मल्टीप्लाई करने से बचना है तब तक जब तक जरूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन पहले हमेशा पूरा का पूरा रीड करना है। ठीक है, ये सेशन केवल ये बताने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये भी बताएगा आपको कि आपने करना क्या, क्या अप्रोच लगानी है। इसने कहा पी और क्यू का मान बताना ही होगा शायद, और उनका प्रोडक्ट बताना है। किसी संख्या के 2 एकल अंकीय प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि है 80 से विभाज्य, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 80 से विभाज्य है। अब एक चीज बताओ, ये पूरा नंबर अगर 80 से विभाज्य है तो इसका Q वाली वैल्यू जो होगी वो 0 होगी कि नहीं होगी? आपने बोला हाँ होगी। तो क्या हमें P निकालने की जरूरत है दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए? क्योंकि 0 को जब भी P से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 0 आ जाएगा। अगर 0 आ रहा है तो इस क्वेश्चन में करने में 1 सेकंड लगना था, मगर आपने इसमें 16 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी लगा करके इस क्वेश्चन को खराब कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 2 संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। अब 2 और 3 के अनुपात में ये भी 2 3 है, ये भी 2 3 है, ये भी 2 3 है, ये भी 2 3 है। आपने बोला हाँ, 8 जोड़ दे, सॉरी कितना जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ दिया जाए। अगर इसमें 8 जोड़ते हैं, समझो 8 जोड़ा तो 20 बन गया, 8 का मल्टीपल है। आपने बोला नहीं है तो इसे बाहर कर दो। ये कैसा तरीका बता रहा हूं, बिना कैलकुलेट किए हुए। दूसरा, आपने 8 अगर आप इसमें जोड़ो तो 32 हो रहा है, 8 का मल्टीपल होता है। इसमें जोड़ो 44 होता है, 8 का मल्टीपल नहीं हो रहा। इसमें 8 जोड़ोगे 26 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना आ जाएगा? तीसरा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। जिस भी बच्चे को ये सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, एक्सक्यूज मी, वो क्या करें? कमेंट जरूर करें, है ना, कमेंट जरूर करें। जो भी उनका दुख है, दर्द है, वो जरूर बताएं सेशन में कि हाँ सर ये वाला आपने बहुत बढ़िया किया, मैंने तो इसे कुछ और समझा था, मैंने इसे इस तरह से किया था। कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से करोगे, डेली हम आएंगे, डेली आपके साथ इस तरह से करेंगे, एक एक बच्चे को समझ में आएगा। जो भी डाउट है वो लेंगे, जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट करोगे, दूसरे दिन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा कहा हुआ है कि एक व्यक्ति कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतने किलोमीटर जाता है, फिर 40 किलोमीटर की रफ्तार से इतने किलोमीटर की यात्रा तय करता है, अंत में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 150 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, गंतव्य पे पहुंचता है। औसत गति बतानी है, औसत गति, औसत गति, औसत गति। अब आपने एक और चीज देखी, आपने बोला अभी तो हमने एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2ab अपॉन a प्लस बी, है ना, 2ab अपॉन a प्लस बी। अगर 3 होंगे तो 3abc अपॉन ab
प्लस BC प्लस CA, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। मगर ये फॉर्मूले कब लगने हैं भैया? 2AB अपॉन A प्लस B कब लग रहा था? तो आप बोलेंगे अरे सर अभी अभी तो आपने कहा था जब दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो? बराबर हो। मगर इसी सवाल में दूरियां बराबर नहीं है। जो मैंने लिखा है 450 गया, दूसरा 360 गया, तीसरी 150 गया, दूरियां बराबर नहीं है। तो फिर क्या फॉर्मूला लगेगा? अगर 3 दूरियां दी हुई होती तो 3AB अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगाते, 2 वो दी हुई होती, स्पीड दी हुई होती तो ये फॉर्मूला लगाते। मगर यहां पर आपको दूरियां बराबर नहीं दी हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहेंगे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, नहीं आती हैं, नहीं तो क्या करोगे? नहीं आती है तो अभी कर लो भैया, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आपने बोला कुल दूरी देखूंगा मैं, 450 है तो 400, 300, 900, 1000, 1010, 1200, 1210, 1260 आ गया, 1260 आ गई मेरी कुल दूरी। अब 1260 को अगर मैं देखूं, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ 4 और 3 9 कर दिया मैंने, 4 और 3 7 होता है, 700, 810, 960 आया, सॉरी 960 आ गया। कुल दूरी कितनी आ गई? 960 आ गया। केवल 960 से क्या मैं बता सकता हूं? आप बोलोगे अरे सर कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, टाइम भी तो नहीं निकालो। मैं बोलूंगा नहीं निकालूंगा, यहां ऑप्शन को चेक करूंगा, 960 देखूंगा इन सब में से किसका मल्टीपल है, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 32 3 96 होता है, 37 के पहाड़े में 96 नहीं आता, 960 नहीं आएगा, 34 के पहाड़े में नहीं आएगा, 31 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। अब मैं टोटल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है मेरे को। आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन में थोड़ी सा आना चाहिए, थोड़ी सी चीजें आप गेस करोगे कि हाँ ये हो जाता है। गॉट इट? फिर आप टाइम निकालोगे। टाइम कैसे निकालोगे? दूरी दे रखी है, स्पीड पता है, तो ये वाला टाइम निकल जाएगा। 45 को 3 से डिवाइड किया 15 आ गया, प्लस 360 को 40 से डिवाइड किया 9 आ गया, 150 को 50 से डिवाइड किया 3 आ गया, मेरे ख्याल से 3 आ गया, 12 ये हो गया, 27 हो गया, 960 बटे 27, 3 से दोनों को डिवाइड करोगे यही आ जाएगा आंसर। गॉट इट? समझ में आ गई सबको बात? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया है। अगर ये सेशन आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है ना, कमेंट जरूर करो, कमेंट कीजिए कौन से क्वेश्चन आपको लगता है नहीं हो रहे हैं, तो उन पे टॉपिक वाइज भी करूंगा। शुरुआत में हमेशा यहीं से करता हूं, मॉक एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसे बताते हैं कैसे करना था कैसे नहीं किया, वहां से शुरुआत करते हैं। फिर कह रहा है एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 लोग लगाए, 150 लोगों को 200 लोग लगाए, 50 दिन में 1/4 काम ही पूरा हो पाया। अब आपने सोचा 50 दिन में 1/4 हुआ, मतलब पूरा काम करने में 200 दिन लगने थे, यही तो मतलब हुआ। मतलब ये 150 दिन जो लेके चल रहा था, ये सोचना गलत था। मतलब शुरुआत वाले से कुछ नहीं लेना, दूसरी लाइन से शुरुआत करो। 50 दिन में 1/4 काम हुआ का मतलब है 200 लोगों ने 50 दिन में 1/4 काम किया। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? MDH अपॉन W इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा रहे हैं। ठीक है, M पता है, D पता है, वर्क पता है। 50 दिन में कितना काम, कितने लोगों ने काम किया? 100 लोगों ने काम, 200 लोगों ने काम किया, कितना काम किया? 1/4 काम किया। आपने बोला बिल्कुल यही हुआ। अब जो बच गया काम, कितना बच गया? 3/4 काम बच गया। 1/4 हो गया तो बचा कितना? 3/4 काम बच गया। अब ये जो 3/4 काम है, इसे कितने दिन में करना है? देखो यहां लिखा हो संपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करना है। समय पर मतलब 150 ही दिन थे हमारे पास। कितने दिन का काम हो गया? 50 दिन का हो गया। बचे कितने दिन? आपने बोला 100 दिन बचे हैं। 100 दिन में पूरा करना है। कितने लोग लगेंगे ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कितने और अतिरिक्त श्रमिक लगेंगे। अतिरिक्त श्रमिक पूछ रहा है ना। तो 4 से 4 को काटो मेरे प्यारे बच्चों। 50 से ये 100 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया 100, 100 उड़ा के 3 करोगे 300। टोटल जो लोग लगेंगे वो लगेंगे 300। मगर आपने कहा 300 तो टोटल लोग चाहिए। कितने लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं? आपने बोला 200 लोग ऑलरेडी हैं। 200 ऑलरेडी हैं तो कितने और चाहिए, कितने अतिरिक्त चाहिए? तो आप कहेंगे 100 लोग और चाहिए। गॉट इट? सबको समझ में आई बात?
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 वर्षों के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। किस किस के बीच में? CI और एक्सक्यूज मी, अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? तो फॉर्मूला होता है इसका सीधे सीधा। क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो और आंसर ले लो। काहे घबराना? 3 साल वाले में 3 साल का जब भी अंतर देना तो फॉर्मूला ही लगाओ, मैक्सिमम केसेस में फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाओगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 61.60 पी की वैल्यू निकालनी है। आर पता है 8 गुणा गए 8 गुणा गए 308 अपॉन 100 का क्यूब। हल्का सा कैलकुलेट करोगे 3125 आंसर आ जाएगा। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है। आकाश एक काम को 74 दिनों में कर सकता है। आकाश कितने दिन में कर रहा है? 74 दिन में। विशाल वह कार्य 37 दिनों में कर सकता है। आकाश ने अकेले काम किया, ओके। और विशाल था दूसरा आदमी, वो 37 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ में काम शुरू किया। नहीं, आकाश ने अकेले किया। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 74 ही आ जाएगा। मतलब टोटल जो काम है वो 74 है। ये एक दिन में एक काम करता है, ये 2 काम करता है। काम कौन कर रहा है? अकेले आकाश कर रहा है। विशाल को कितने दिनों के बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल काम 40 दिन तक चले। मतलब आकाश अकेले काम करता है और 40 दिन तक काम करेगा, शुरू से लास्ट तक। मतलब कितना काम बच गया? आपने बोला 34 काम बचा। अब ये 34 काम किसने किया होगा? तो आप बोलेंगे विशाल ने किया होगा। 2 के हिसाब से 34 काम करने में विशाल को 17 दिन लगेंगे। विशाल को कितने दिन लगेंगे? 17 दिन लगेंगे, मगर लास्ट तक जुड़ा हुआ है वो। तो मतलब कितने लेट शुरू किया उसने? 40 में से 17 घटाओ, 23 दिन आ गया। तो 23 दिन किसने काम किया? आपने बोला कितने दिन बाद जुड़ा वो? तो 23 दिन बाद जुड़ा है। कितने दिन काम किया? तो 17 दिन काम किया। ये सवाल इस तरह से पूछा जाता था। आ रही है बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हल्की सी कैलकुलेशन करनी है, वो करनी पड़ेगी फिर, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कह रहा है कि संख्या के वर्गों का औसत बताना है। मतलब 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144 और फिर 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256। इन सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करोगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जिसे आपने कैलकुलेट करना है। कितने ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी? तो आपने बोला 1। अरे भैया, और सारे क्वेश्चंस आपने कर दिए, एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, नहीं कर सकते। कैलकुलेशन भी क्या है? छोटा सा सम करना है और डिवाइड करना है 6 से। 6 कोई बड़ा डिवीजन है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है। अगर नहीं है तो सॉल्व करना है। गॉट इट? तो इस तरह से हमने सारा का सारा जो सेशन था वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो जो फॉर्मूले आज मैंने इस सेशन में बताए वो आपको कल वाले सेशन के लिए याद होनी चाहिए। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो याद होनी चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी जो हमने आज पढ़ी, 11 की डिविजिबिलिटी कुछ इस तरह से होती है। हर जगह हमने 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ी। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करो, 4 आया डिफरेंस करो। अगर 0 आ गया या 11 आ गया और वो 11 से डिवाइड होता है, ऐसा कोई नंबर आया इनका डिफरेंस करके, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा पेपर करना था। और आपने एक और काम जरूर करना है। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, पहले आपने खुद करना है, उसके बाद ये सेशन देखें। अगर आज आपने ऐसा नहीं किया तो कल से ऐसे ही करना। एक बार खुद से ट्राई करना, पॉज करना, फिर हमारे सोल्यूशन देखना। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना लेट कर रहे थे, कितना टाइम आपका बचा। 10 मिनट में क्या ये 20 क्वेश्चन हो गए थे क्या? 15 मिनट में क्वेश्चन हो गए थे क्या? कैसा, कितना जल्दी कर पा रहे हो? इस तरह से स्पीड आपकी एसएससी जीडी में बढ़ेगी। और मेरी ये वाली बात याद रखना कि एसएससी जीडी उन्हीं बच्चों का निकलेगा या निकल रहा है जो स्पीड पे कमांड कर लेंगे, क्योंकि आता तो सभी को है। यहाँ पे सारा का सारा खेल स्पीड का है। और स्पीड का मतलब यह है कि पूरा का पूरा कभी कभी कैलकुलेट
नहीं भी करना होगा, कोई और अप्रोच आपको लगानी होगी। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और पेपर के साथ जिसे हम एनालाइज करेंगे सॉल्व। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो। थैंक यू।